Okay, so hi everyone. We will be starting with the post-contest discussion of yesterday's Code Forces round, and we will be doing the first 5 problems of Div 2. And if you like talk about Div 1, then these are the first 3 problems of Div 1. So let's begin with the first problem of Div 2, which is problem A. And also we have Okay. Parth with us, Parth Chabra. So like hi Parth. Hi everyone. Okay, विहान so स्क्रीन शेयर कर दे. okay. कहाँ पर है तेरा ये रहा स्क्रीन पूरी कर देता हूँ. ठीक है. ऑल्सो रिकॉर्ड हो रहा है ना ये. हाँ रिकॉर्ड हो रहा है. ओके. तो मैंने प्रॉब्लम वैसे पढ़ी नहीं है, मैं एकदम जल्दी से पढ़ लेता हूँ. हैज एन array a consisting of n integers can perform the following operation on any number of times. Choose some subsequence of a and delete every element from it which is strictly greater than average. एक सेकंड. चूज सम सबसीक्वेंस ऑफ a and delete. अच्छा ओके. Every element from it is strictly larger than average. Average is the sum of numbers in the chosen subsequence. अच्छा. For example, applies the operation to the subsequence a1, a2, a4 and a5. Then he will delete those of these 4 elements which are larger than this. Oh, अच्छा. The array will become this. Because 4 remove हो जाएगा. Your task is to find the maximum number of elements Ishaq can delete from the array A by applying the operation described above. अच्छा. तो आई थिंक तू बस मिनिमम एलिमेंट इसमें रिमूव नहीं कर पाएगा, बाकी सब रिमूव हो जाएगा. प्रोवाइडेड मिनिमम एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू द मैक्सिमम एलिमेंट. एज इन मतलब अगर सारे एलिमेंट्स ही सेम है ना तो तू कुछ भी ऑपरेशन लगा ले, तू कुछ नहीं कर पाएगा, है ना. राइट. सो हाँ, इसमें तो बहुत सिंपल हो गया. इसमें ऑल यू नीड टू डू इज फर्स्ट कंपेयर द मिनिमम नंबर विद द मैक्सिमम नंबर. इफ दे बोथ आर सेम देन यू नो द आंसर इज जीरो. एंड इफ दे नॉट सेम देन द आंसर इज व्हाट? द आंसर इज n-1. नहीं, n माइनस नंबर ऑफ मिनिमम एलिमेंट्स. ओ हाँ, ओ हाँ, बिकॉज तू सारे मिनिमम एलिमेंट्स वाले रिमूव ही नहीं कर पाएगा. राइट. हाँ. तो इसको वैसे समझाने की जरूरत भी है. एक बार देख लेते हैं. इसमें तो ऑपरेशन बता दे जो इन्होंने सब सीक्वेंस चूज किया, तो हम बस मिनिमम वाला एलिमेंट ले लेते हैं अपने सब सीक्वेंस में. ठीक है. तो इफ वी चूज द सबसीक्वेंस लेट्स से a1, a2, a3. ठीक है. तो इसमें जो एलिमेंट्स विल बी ग्रेटर देन इट्स एवरेज, जो भी जैसे मान लो अगर a1 ग्रेटर है इसके एवरेज से तो a1 रिमूव हो जाएगा. ठीक है. a2 अगर ग्रेटर देन एवरेज है तो a2 भी रिमूव हो जाएगा. सिमिलरली a3. तो तुम क्या करो, तुम सबसे मिनिमम एलिमेंट उठाओ और अभी तक का जो करंट मैक्सिमम एलिमेंट है उसको उठाओ. ठीक है. इफ यू डिवाइडेड बाय 2 देन दिस यू नो व्हाट डू यू कॉल इट, दिस एवरेज विल बी लेस देन योर मैक्सिमम एलिमेंट. राइट. मतलब मैं ऐसे करके दिखाता हूँ इसको. इफ यू टेक द मिनिमम प्लस मैक्सिमम, provided minimum and maximum are not same, if you divide it by 2 this is always, you know what, this is always less than maximum. ठीक है. provided minimum is not equal to maximum. तो इस केस में क्या होगा, तुम मैक्सिमम रिमूव करते जाओ. तो अब तुम्हें क्या करना है, बेसिकली तुम्हें ये करना है, जो मिनिमम एलिमेंट तुम्हारा है ना इस पूरे एरे का, लेट्स से दिस इज द मिनिमम एलिमेंट, तुम इसकी काउंट देख लो ये एरे में कितनी बार आ रही है. बिकॉज तुम इसको किसी भी एलिमेंट के साथ पेयर अप करके रिमूव नहीं कर पाओगे. ठीक है. इवन इफ यू पेयर इट विद इट सेल्फ देन ऑल्सो द एवरेज वोंट बी ग्रेटर देन दिस एलिमेंट. राइट. तो इसमें तुम बाकी जो एलिमेंट्स है ना जो बड़े हैं उनको एक एक करके मिनिमम एलिमेंट के साथ पेयर करके हटा सकते हो. सो बेसिकली द आंसर इज लाइक n माइनस द अक्रेंस ऑफ मिनिमम एलिमेंट. ठीक है. मतलब इस फॉर्मूले से सब कवर हो जाएगा, सारे बेस केसेस कवर हो जाएंगे सब कुछ. ठीक है. तो ये तो ए प्रॉब्लम थी, ये तो काफ़ी सिंपल थी, मतलब बहुत जल्दी ही हो जाएगी एकदम से. तो कमिंग टू प्रॉब्लम बी, एंड मतलब मेरा ऐसा सुनने में आया था ऑल्सो ऑन डिस्कॉर्ड की मतलब ये प्रॉब्लम थोड़ी डिफिकल्ट लगी थी लोगों को. सो मे बी यहाँ पर थोड़ी ऑब्जर्वेशन नहीं बन पाई थी लोगों की, या मे बी थोड़ी ज़्यादा एक्चुअल में डिफिकल्ट थी. तो बट देखते हैं इसको भी. तो हाँ, ये प्रॉब्लम तो हमारी डन है, इसको बंद कर देते हैं. एंड ये प्रॉब्लम मतलब ठीक है ना पार्थ, मतलब इसमें कुछ मतलब और कुछ तो नहीं बताना फिर. नहीं नहीं, ए में बस ये. ठीक है. तो बी में देखते हैं. बी में देर इज अ सीक्वेंस. इट इज कॉल्ड स्ट्रेंज इफ द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ एनी पेयर of its element is greater than or equal to the maximum element in the subsequence. Okay. More formally, it's strange if हाँ ओके. ठीक है. तो हमें कोई सा भी एक एरे दे रखा है. एक मिनट. पानी में प्रियम. ओहो प्रियम. मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही.
एक मिनट रुक, अब दिख रही है स्क्रीन? हाँ सही है। हाँ ठीक है, बस एक मिनट रुक जाओ, बस मुझे पानी पीना है। ओ, ठीक है, तो प्रॉब्लम मैं एक बार समझा देता हूँ जल्दी से। आई होप स्क्रीन दिख रही है तुझे। हाँ तो दिख रही है। प्रॉब्लम में बेसिकली तुम्हारे पास एक एरे है, तुम्हें इसमें से एक सब सीक्वेंस सिलेक्ट करना है विच इज स्ट्रेंज, ओके। और स्ट्रेंज की डेफिनेशन क्या है? स्ट्रेंज की डेफिनेशन ये है कि लाइक इफ यू चूज अ सब सीक्वेंस a1 a2 a3, तो इसमें फॉर एवरी पेयर, लाइक एवरी पेयर आई जे प्रोवाइडेड आई इज लेस देन जे, तुम्हारी ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, ए आई माइनस ए जे इट्स एब्सोल्यूट डिफरेंस शुड बी व्हाट, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैक्सिमम एलिमेंट। ठीक है, इसमें जो सब सीक्वेंस तुमने चूज किया, ओके। तो इसमें तुम एक चीज ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर, जो कि लाइक मतलब बहुत ही ट्रिवियल है, कि अगर इफ यू हैव अ सीक्वेंस एंड यू हैव टू पॉजिटिव नंबर्स, ओके, टू पॉजिटिव नंबर्स एज इन लेट्स से 3 एंड 2, एंड उसका मैक्सिमम भी 3 है लेट्स से, ठीक है। तो अगर तुम इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस लोगे, इट विल ऑलवेज बी लेस देन द मैक्सिमम एलिमेंट, ठीक है। लाइक 3 माइनस 2, इट विल ऑलवेज बी लेस देन द मैक्सिमम एलिमेंट। तो ये एक बहुत ट्रिवियल सी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर। तो इसलिए अगर तुम कोई सा भी सब सीक्वेंस जो सिलेक्ट कर रहे हो ना, उसमें दो पॉजिटिव एलिमेंट्स नहीं हो सकते, पहली चीज तो ये है। तो दूसरी चीज हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज एक और ऑब्जर्वेशन यहाँ पर जो कि काफी स्ट्रांग है, वो ये है कि अगर तुम सारे नेगेटिव एलिमेंट्स इस पूरे एरे के ले लोगे, ठीक है, इस पूरे एरे के सारे नेगेटिव एलिमेंट्स ले लोगे अगर, तो देयर एब्सोल्यूट डिफरेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, राइट। मतलब ए आई दिस, मतलब ये जो वैल्यू होगी, दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव इफ यू टेक द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स विद पॉजिटिव एलिमेंट्स, और ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट्स विद पॉजिटिव एलिमेंट्स, और ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स विद नेगेटिव एलिमेंट्स। ये चीज हमेशा क्वांटिटी पॉजिटिव है बिकॉज दिस इज अ मॉड, ठीक है। तो दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो। तो इस पूरे एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि नेगेटिव हैं या फिर जीरो हैं, यू कैन पिक देम ऑल अप, ठीक है। दैट इज वन पॉसिबल आंसर। बट अगर मुझे एक और एलिमेंट इसमें ऐड करना हो, लाइक अगर मुझे पॉजिटिव एलिमेंट्स अब इसमें ऐड करने हो, तो हमें पता है कि मैं दो पॉजिटिव एलिमेंट्स तो ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं पॉजिटिव एलिमेंट कौन सा ऐड करूं, लाइक अगर मेरे पास ये एरे है और यहाँ पर मैंने कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, -1 -2 -3 लेट्स से, और मेरे पास कुछ पॉजिटिव एलिमेंट्स, ये तो जीरो जीरो हटा दो, एंड लेट्स से मेरे पास 2 है और लेट्स से मेरे पास 4 है। तो मैं दो तो रख नहीं सकता, आई कैन नॉट कीप 3 और 4, आई ओनली हैव टू पिक वन। मतलब ये तो एक पॉसिबल आंसर है, पिकिंग अप ऑल द नेगेटिव वैल्यूज एंड पिकिंग अप ऑल द जीरोज। बट अगर मुझे एक पॉजिटिव एलिमेंट पिक करना हो, तो मैं कौन सा पिक करूंगा, ठीक है। हमारी कंडीशन क्या है? हमारी कंडीशन है ए आई माइनस ए जे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम। तो अगर मैं जो भी इसमें से जो भी सिलेक्ट करूंगा, जो भी पॉजिटिव एलिमेंट, वो यहाँ पर मैक्स की जगह आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे इस क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करना है, इन अदर वर्ड्स मुझे इस क्वांटिटी को मिनिमाइज करना है, ठीक है। एक सेकेंड, मुझे इस क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करना है एंड मुझे इस क्वांटिटी को मिनिमाइज करना है, मतलब एक ही बात हो गई ना। तो मिनिमाइज करने के लिए तो सबसे छोटा पॉजिटिव एलिमेंट सिलेक्ट कर लो ना, दिस इज लाइक वेरी इंटुइटिव। तुम बड़ा पॉजिटिव एलिमेंट सिलेक्ट करोगे तो दिस कंडीशन इज मोर लाइकली टू फेल, राइट। मतलब ठीक कह रहा हूँ ना मैं पार्थ इसमें? हाँ सही कह रहे ठीक है। तो अब बेसिकली तुम क्या करो, तुम्हारे मतलब इस पे इम्प्लीमेंटेशन वाली बात आ जाती है कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, राइट। तुम्हारा एक पॉसिबल आंसर तो यही है, केस वन, अकरेंस ऑफ ऑल नेगेटिव्स, अकरेंस ऑफ ऑल नेगेटिव्स प्लस अकरेंस ऑफ जीरो, ठीक है। ये दिस इज वन केस। एंड इफ यू टॉक अबाउट द अदर केस, उस केस में तुम क्या करो, एक जो सबसे पॉजिटिव, जब जो सबसे छोटा पॉजिटिव एलिमेंट है ना, उसको पिक करके ट्राई करो कि तुम पिक करके उसको बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। तो केस टू इज अकरेंस ऑफ नेगेटिव प्लस अकरेंस ऑफ 0 प्लस 1, ठीक है। बट इसमें तुम्हें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो कंडीशन क्या चेक करनी है, हमने जो पॉजिटिव एलिमेंट सेलेक्ट किया, एक नया पेज लिख लेते हैं, ओके। तो लेट्स से हमारे एलिमेंट्स हैं ए बी सी और डी, ठीक है, और जिसमें डी पॉजिटिव है, ठीक है। अब मुझे कंडीशन चाहिए बेसिकली कि सारे जो मतलब पेयर्स है ना, उनके पेयर्स का एब्सोल्यूट डिफरेंस दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी। तो अब तुम पेयर्स अगर देखोगे, इफ आई से ए बी, मतलब अगर सॉर्टेड वे में कंसिडर करो, ए इज लेस देन दिस, ठीक है, ये कंसिडर करो सॉर्टेड, पहले सॉर्ट कर लो इन सबको। नाउ इफ यू वांट कि ए माइनस बी, इसका मॉड इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, अगर तुम्हें ये चीज पता है, तो कैन यू से ए माइनस सी का मॉड विल बी ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू डी, है ना, कह सकते हैं ना हम ऐसा पार्थ?
हेलो इसे हेलो। नंबर लाइन पे दिखा दे एक बार। अच्छा ओके ओके, हाँ हाँ ये सही है, ये नंबर लाइन पे काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ओ ये तो सही है। तो अब अगर तुम्हें पता है कि ए बी का जो डिफरेंस है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, तो तुम कह सकते हो ना कि ए सी का जो डिफरेंस होगा दैट विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी, एंड इनफैक्ट ए डी का जो डिस्टेंस होगा दैट विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बेसिकली यहाँ पर जो एडजेसेंट एलिमेंट्स है ना इनका डिफरेंस देखना है बस। जो कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है कि एडजेसेंट एलिमेंट्स का सबका देख लो, इज देयर डिफरेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डी और नॉट। अगर ऐसा है तो देन यू कैन पिक दिस पॉजिटिव एलिमेंट, अदरवाइज यू कैन नॉट। ठीक है, तो लाइक तूने वैसे कोड कर रखा है इसको, मैं तेरा सबमिशन दिखा देता हूँ। हाँ मैंने अभी जस्ट कोड किया। अच्छा ठीक है, तो स्टैंडिंग से देख लेता हूँ मैं। ओ अच्छा यहाँ पर आ जाएगा। ये रहा। तो यहाँ पार्थ ने क्या करा बेसिकली, पहले तो नेगेटिव मतलब पहले तो इसने एरे का एरे ले लिया नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, और इसने वेक्टर्स बना लिया बेसिकली। तो इसने क्या करा, इसने सारे नेगेटिव एलिमेंट्स और जो जीरो है वो एक जगह पुश कर दिया और पॉजिटिव एलिमेंट्स एक जगह पुश कर दिए। फिर इसने नेगेटिव एलिमेंट्स को सबको सॉर्ट कर दिया। और अच्छा, इफ साइज ऑफ पॉजिटिव इक्वल, अच्छा अगर कोई पॉजिटिव एलिमेंट है ही नहीं तो हमारा जो फर्स्ट केस का आंसर है ना दैट विल रिमेन एज द आंसर। अदरवाइज इसने क्या करा है, इसने मिनिमम एलिमेंट निकाला है उस पॉजिटिव एलिमेंट्स वाले वेक्टर में से, एंड उसके लिए इसने सब में चेक कर लिया इफ यू नो जो एडजेसेंट एलिमेंट्स का जो डिफरेंस है इट इज लेस देन मिनिमम पॉस मिन पॉस। ये अगर क्या चीज़ किसी है? भी पॉइंट पे लेस देन आ गया तो हम सिर्फ सारे नेगेटिव लेंगे। अच्छा ओ ओ अच्छा अच्छा, दिस इज लाइक वो वाली कंडीशन है ना नॉट वाली, कि मतलब अगर वो हो हाँ गया तो हम, अच्छा हाँ ठीक है। तो अगर ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी दैट इज किसी भी दो पेयर्स का मतलब किसी भी दो एडजेसेंट एलिमेंट्स का देयर डिफरेंस इज लेस देन द मैक्सिमम एलिमेंट जो हमने उठाया है, और मैक्सिमम एलिमेंट एज इन द मिनिमम पॉजिटिव एलिमेंट। ओके, तो उस केस में तो हम सेम आंसर है पिछला वाला, अदरवाइज उसका +1 कर देंगे वैसे। तो ये ठीक है, ये तो बी प्रॉब्लम तो होगी। हाँ तो सी प्रॉब्लम देख लेते हैं। एंड सी एंड डी लाइक दोनों बिल्कुल टोटल डीपी प्रॉब्लम्स थी, बट सी में एक और चीज़ थी कि लाइक इसमें हाँ थोड़ी सी सी और डी। ऑब्जर्वेशन थी, और थोड़ा मतलब ट्रीज का भी, अगर ट्रीज की नॉलेज नहीं होगी तो तुम डीपी लगा ही नहीं पाओगे ना वैसे भी, बिकॉज ट्री कंस्ट्रक्ट तो करना ही होता है ट्री वाले क्वेश्चन में। ठीक है, हाँ तो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है बेसिकली हमें, हाँ ऑल्सो मैं ये बताना चाहता हूँ लाइक जब मैं कॉन्टेस्ट के टाइम पे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था ना, इट वॉज मतलब जिस तरीके से मैंने सॉल्व करी थी इट वॉज जस्ट एन इंट्यूशन। मैंने उसको प्रूव नहीं करा था, मैंने ओनली ऑब्जर्वेशन बनाई थी, एंड लाइक मैं कॉपी मतलब पेन पेपर पे मैं लिख के देख रहा था कि क्या चीज़ वर्क कर रही है क्या चीज़ वर्क नहीं कर रही, एंड मुझे इंटुइटिवली वो चीज़ सब ठीक लगी थी, बट मैंने उस टाइम प्रूव नहीं करा था। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि यू हैव बीन गिवन अ ट्री, और इसमें तुम्हें क्या करना है ना, इसमें तुम्हें एल से आर की रेंज है हर नंबर की, कि तुम इसको एक वैल्यू असाइन कर सकते हो एल से आर के बीच में। ठीक है, मतलब और एल एंड आर आर नॉट सेम, ठीक है, मतलब सबके लिए एल एंड आर डिफरेंट, दीज आर डिफरेंट पेयर्स। तो लाइक मतलब मैंने एल आर लिख दिया है बट ऐसे कंसिडर करना कि ये सब कुछ डिफरेंट है। ठीक है, अब तुम्हें हर नोड के लिए एक वैल्यू चूज करनी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एल और आर के बीच में से, एंड जब तुम चूज कर लोगे ना तो तुम्हें ये बताना है कि ये जो सारी एजेस है ना, तुम सारी एजेस को देखोगे, एंड लेट से एज है यू और वी के बीच में, और तुम्हारी जो वैल्यू है दैट इज ए आई, मतलब लाइक आईएथ इंडेक्स की वैल्यू है ए आई। ओके, जो तुमने चूज करी है एल और आर के बीच में से, तो तुम्हारी जो इस सम मतलब इस जो एज की वैल्यू होगी ना, इट्स एज की वैल्यू विल बी दिस ए यू माइनस ए वी कमॉड इफ द एज इज बिटवीन यू एंड वी, एंड तुम्हें इस सम को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, वैल्यू ऑफ ऑल एजेस, वैल्यू ऑफ एज ई इन एजेस। ठीक है, समझ में आ रहा होगा मतलब इस थोड़ा। तो बेसिकली हमें यही करना है, एंड इसके पीछे मतलब जो मेरा इंट्यूशन था वो ये था कि जैसे अगर कोई भी नोड है ना, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एल और आर जो है उसमें से जो मुझे वैल्यू चूज करनी है, मैं आइदर एल चूज करूंगा या फिर आर चूज करूंगा। ठीक है, और ये मुझे इंटुइटिवली समझ में आई थी ये चीज़। ठीक है, मतलब मैंने इसको प्रूव नहीं करा था कहीं भी, मे बी मतलब मैंने उस टाइम ऐसे सोचा था कि मे बी एल और आर के बीच में मैं कहीं कोई एक वैल्यू चूज कर लूँ उससे बेटर आंसर आ जाए, बट मैंने ऐसे सोचा कि मतलब ऑब्वियसली मैंने पेन एंड पेपर पे ट्राई किया एंड कुछ केसेस बनाए, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एल की साइड अगर नहीं जा पा रहा
तो माइट एज वेल गो टू द आर साइड, और आर साइड पे अगर कम मिल रहा है तो माइट एज वेल कम टू द एल साइड। ठीक है, तो मतलब बेसिकली यही है। बट पार्थ तूने मतलब लाइक कैसे सोचा था इसको? हाँ, तो इसमें मैं तो एक्चुअली प्रूफ किया था पूरा। हम्म तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, लेट से कोई भी ऑप्टिमल हमने असाइनमेंट कंसीडर करी, तो लेट्स अब से मतलब कोई भी हाँ एक वर्टेक्स कंसीडर करते हैं। ठीक है, लेट्स से वी कंसीडर दिस वर्टेक्स। हाँ, लेट से इस पे वैल्यू है x। ठीक है। ठीक है, अब इसके टोटल 3 नेबर्स है ना, हम्म, तो लेट से इसके 3 नेबर्स की वैल्यू है a1 a2 a3 इन सॉर्टेड ऑर्डर। ठीक है। अच्छा एक सेकंड, A1 A2 A3 इन सॉर्टेड ऑर्डर, ओके कूल, हाँ ये भी सही है। हाँ, तो इसको एक बार एक लाइन में लिख दे, लिस्ट बना के a1 a2 a3। अच्छा, A1 इज लेस देन इक्वल टू A2 इज लेस देन इक्वल टू A3। मतलब ये तुमने हाँ असाइनमेंट कर दिया है, लेट्स से तुमने ट्री की पहले असाइनमेंट कर दी पूरी, अब तुम्हारे पास एक नोड बची है, तो तुम उस एक नोड को क्या वैल्यू दोगे? ठीक है, दैट इज द थिंग। हाँ, तो तो मतलब अब सम क्या हमारा कर ये होगा। सकते हैं हम। एक सेकंड रुक जाओ, बस हमारा हाँ, ये सम सम है। ये होगा अच्छा, x माइनस है, माइनस। एक्स माइनस A2 प्लस एक्स माइनस A3, और इन सब का मॉड। हाँ, ठीक है, तो अब नंबर लाइन बना दोगे इसमें भी? तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम। हाँ, बना दे चल, वो भी काफी कम आएगी, सही कह रहा है। और लेट्स से a1 a2 a3 उसमें मार्क कर दे। हाँ, तो बेसिकली ये नंबर लाइन है बस हमारी, हॉरिजॉन्टल बना दे। हाँ। A1 A2 और A3। और इनफैक्ट A3 को थोड़ा दूर रख हाँ, देते हैं, मतलब लाइक तो ऐसे कंसिडर करने के लिए कि थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस है इनमें। ठीक है, ठीक है। हाँ बताओ। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, हमारे पास x के पास टोटल 4 पॉसिबल रीजंस है। लेस हाँ देन a1, बिटवीन a1 एंड a2, बिटवीन a2 एंड a3 और ग्रेटर देन a3। ओके। हाँ ठीक है, तो किसी भी लेट्स हमने सबसे फर्स्ट रीजन में कंसीडर किया हमने x को। हाँ ठीक तो है यहाँ। अगर हम x को लेफ्ट ले जाएंगे और, तो हमारा आंसर हमेशा 3 से बढ़ेगा हर यूनिट पे। अच्छा ओ, अच्छा हाँ, अगर हमारा हमने एक्स को यहाँ कंसिडर कर लिया ना, लेट्स से यहाँ पर, नहीं, यहाँ तो नहीं, लेस देन a1 पे। अच्छा पहले सॉरी, वहां देख लो, ऑर्डर में चलते हैं। ओ ओ ठीक है ठीक है ठीक है। तो बेसिकली एल और आर भी मार्क कर देता हूँ ना यहाँ पर। एल और आर छोड़, हम बस ये दिखा अच्छा, रहे हैं कि लेफ्ट मोस्ट से राइट मोस्ट जाने में हमको फायदा होगा। ओ अच्छा ठीक है। तो अगर तुम ऑलरेडी यहाँ पर हो, तुम इससे इधर जाओगे तो फायदा ही फायदा है, ये तो मतलब ये तो मतलब हाँ। इंटुइटिव है काफ़ी, कि अगर तुम यहाँ पर खड़े हो A1 से भी पहले तो इधर जाओगे तो फायदा है। सिमिलरली अगर तुम A3 के इधर हो ना, यहाँ पर कहीं, तो इधर जाओगे तो फायदा है। ठीक है। हाँ, अब बता। हाँ। वैसे अगर अब तू a1 और a2 के बीच में है, हम्म, यहाँ पर है मान लो, तो हाँ। अगर तू लेफ्ट जाएगा तो तेरे को फायदा होगा। अगर मैं लेफ्ट जाऊंगा तो मेरे को फायदा होगा, बिकॉज मैं यहाँ पर डिस्टेंस एक से घटा रहा हूँ, बट मैं यहाँ पर डिस्टेंस दो लोगों से बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, +1 हाँ, मतलब मैं +1 2 टाइम्स कर रहा हूँ, और -1 एक टाइम्स कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ओवरऑल डिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है, हाँ ठीक है। वैसे अगर तू a2 और a3 के बीच में है तो राइट में जाना बेटर होगा। हाँ A2 और A3 के बीच में तो राइट में जाना बेटर होगा, सिमिलरली सेम केस राइट। इसको हाँ जनरलाइज ऐसे कर सकते हैं कि अगर तू मीडियन के राइट में है तो और राइट जाना बेटर रहेगा, मीडियन के लेफ्ट में है तो ओ, और लेफ्ट जाना बेटर रहेगा। ये काफ़ी सही है वैसे, ये काफ़ी सही है। हाँ, तो मैंने ऐसे किया था। ये मीडियन वाला लॉजिक तो बहुत ही बढ़िया है वैसे यार। ये जिस जिस तरीके से तूने सोचा था, शायद एरिक्टो ने भी ऐसी कुछ बताया था। मतलब हाँ। मीडियन पहले, मतलब ये तो प्रॉपर्टी होती है कि इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ नंबर्स एंड तुम एक ऐसा एक सिलेक्ट करना है सच दैट दिस आंसर इज मिनिमाइज्ड, तो तुम उसके मीडियन पर रख दो, ठीक है, तुम्हारा आंसर मिनिमाइज हो जाएगा। बट हाँ ऑब्वियसली अगर तुम्हें मैक्सिमाइज करना है, तो तुम अगर राइट जा रहे हो तो तुम और राइट जाते रहो, अगर तुम लेफ्ट जा रहे हो तो तुम और लेफ्ट जाते रहो। हाँ, ये अच्छा है, काफ़ी अच्छा लॉजिक है। तो बेसिकली हमारी अब कंडीशन क्या बनती है ना, अब हम कंडीशन हमारी ये बनती है कि हम हर नोड को या तो एल देंगे या फिर आर देंगे, बिकॉज इट इज ऑलवेज ऑप्टिमल टू आइदर मूव टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो अगर मेरी ये नोड्स हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मान लो मैंने इसको ना इसको मैंने एल वैल्यू दे दी। ठीक है, और अब मैंने कहा कि तुम अपने सब ट्री को सॉल्व करके ले आओ, तुम्हारे सब ट्री का आंसर क्या है। तो सब ट्री का आंसर क्या है, सब ट्री का आंसर वो अपनी एजेस की नोड्स को ऐड करके ले आएगा ऑप्टिमली। ठीक है, ये वो खुद से करेगा ऑप्टिमली। तो हमने मान लिया कि उसने ये चीज़ सॉल्व कर ली। तो अब जब उसने ये चीज़ सॉल्व करी, तो उस केस में दो केस होंगे ना, यहाँ पर उसने एल डाला होगा या फिर उसने आर डाला होगा। तो उसने जब एल डाला होगा तो एक डिफरेंट सोल्यूशन आया होगा, जब उसने आर डाला होगा तो एक डिफरेंट सोल्यूशन आएगा। ठीक है, बट मैंने कह दिया कि मैं इस नोड पे तो एल ही डालूंगा, सिमिलरली यहाँ पर भी एल डाल सकते हैं और आर डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे अब हर नोड का मैक्सिमम लेना है। ठीक है, मान लो अगर ये नोड है, इससे 3 सब ट्रीज जा रहे हैं नीचे। ठीक है, ये मतलब नीचे सब ट्री है, ये नीचे सब ट्री है, ये नीचे सब ट्री है, 3 सब ट्री जा रहे हैं एक नोड से, और मैं इस पर ट्राई कर रहा हूँ कि मैं एल डालूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर पूरा एक फॉर लूप लगा के चेक कर सकता हूँ कि भाई मैं इस पे एल डालता या फिर आर डालता तो कहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आती, इस पे एल डालता या आर डालता तो कहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आती, इस पे एल डालता या आर डालता तो कहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आती।
एंड मैक्सिमम वैल्यू का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि मतलब इन दोनों के बीच की जो एज है उसकी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है कि तुम अपना सब ट्री भी सॉल्व करके ले आओगे, ठीक है। तो दिस कैन बी डन यूजिंग अ डीपी। तो लेट से तुम ith इंडेक्स पे खड़े हो और तुम i0 कंसिडर करते हो, ठीक है। इसकी वैल्यू है, डीपी आई जीरो और आई वन क्या बता रहे हैं? हाँ ये बताता हूँ। डीपी ऑफ i0 का मतलब है कि तुम ith नोड पे खड़े हो, तुमने इस पे l वैल्यू डाली है एंड तुम्हारे पास इसका ऑप्टिमल आंसर है इसके सब ट्री का पूरा, इस पूरे सब ट्री का आंसर तुम्हारे पास है कि तुम क्या असाइनमेंट करोगे जिससे तुम्हारा मैक्सिमम आंसर आएगा, और तुमने वो यहाँ स्टोर कर रखा है, ठीक है। सिमिलरली तुम डीपी ऑफ i1 बना लो। डीपी ऑफ i1 क्या बताएगी, डीपी ऑफ i1 बताएगी तुमने इसी नोड पे r वैल्यू डाली हो, उस केस में क्या मैक्सिमम आंसर है, ठीक है। तो लेट से अगर मुझे एक i नोड की वैल्यू निकालनी है डीपी से, ठीक है, तो मैं उससे कैसे निकालूंगा। यहाँ पर 3 नोड्स हैं, ठीक है, तो मुझे डीपी ऑफ 1,0 निकालना है मान लो, ठीक है। और ये है ये फर्स्ट नोड है, ये सेकंड नोड है, ये थर्ड नोड है, ये फोर्थ नोड है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक सेकंड मैं अपना नई स्लाइड बना लेता हूँ, इस पर काफ़ी मतलब हो गया, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज द ट्री एंड ये नोड है 1, ये नोड है 2, ये नोड है 3, ये नोड है 4, ठीक है। और इनकी डीपी वैल्यूज कैलकुलेटेड है। नोड 2 की मतलब जो सब ट्री है पूरा उसकी कैलकुलेटेड है, नोड 3 के सब ट्री की पूरी वैल्यूज कैलकुलेटेड है, नोड 4 के इसकी भी कैलकुलेटेड है, ठीक है। अब मैं इस पे चेक कर रहा हूँ कि मैं इस पे एल वैल्यू डालूंगा तो क्या आंसर आएगा। तो मेरा डीपी ऑफ ये क्या होगा, डीपी ऑफ 1,0, ये मेरा होगा सम ऑफ, एक सेकेंड, आई वेयर आई इन सब ट्री, एक सेकेंड, आई इन चिल्ड्रन, आई इन चिल्ड्रन ऑफ 1, ठीक है। मतलब जो भी चिल्ड्रन है नोड 1 के, उसके केस में 2 पॉसिबिलिटीज कवर कर लो। तो आंसर होगा डीपी ऑफ आई कॉमा 1 प्लस, एक सेकेंड यार ये ना थोड़ा मुश्किल है रिप्रेजेंट करना ऐसे करके। बेसिकली मैं थोड़ा ऐसे समझा देता हूँ। तुम्हें करना क्या होगा, तुम्हें एक बेसिक फॉर लूप मारना होगा इस सम को लेने के लिए, ठीक है। तो तुम इस नोड पे अगर देखोगे तो तुम इसकी अगर वैल्यू लेना चाहते हो तो तुम क्या लोगे, पहली बात तो तुम्हें करना पड़ेगा a1 माइनस a2 प्लस, अब अगर तुमने यहाँ पर l वैल्यू डाली थी तो यहाँ पर l आ जाएगा, और सिमिलरली तुम्हारा आ जाएगा डीपी ऑफ 2 कॉमा एल मतलब 2,0, और एक एक तुम्हारा आंसर आ सकता है a1 माइनस a2 प्लस डीपी ऑफ 2,1, और इस केस में ये वैल्यू होगी, एक सेकेंड, ये वाली वैल्यू ये है l, और इस केस में ये वाली वैल्यू होगी r। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इस पूरे मतलब जो ये नोड है इसके सारे चिल्ड्रन पे जाना पड़ेगा और इस सम को लेना पड़ेगा, और इन दोनों का मैक्सिमम कंसिडर कर लो, ठीक है। इन दोनों का मैक्सिमम कंसिडर कर लो एंड इसका सम ले लो। तो इसको मैं थोड़ा ऐसे दिखा देता हूँ, डीपी ऑफ आई कॉमा 0, डीपी ऑफ, हाँ एक सेकेंड, डीपी ऑफ n कॉमा 0 कर लेते हैं। डीपी ऑफ n कॉमा 0 इक्वल्स टू, मतलब 0 का मतलब है तुमने l वैल्यू डाली है, तो ए एल माइनस ए आई कर लेते हैं, मतलब आई उसका चाइल्ड है, और एक सेकेंड, ऐसे तो मुश्किल है समझाना, एन कर लेते हैं, एन एथ नोड पे ए एन एल, ठीक है, माइनस ए आई एल कर लो यहाँ पर इसका, प्लस डीपी ऑफ आई कॉमा, बिकॉज तुम एल वैल्यू डाल रहे हो वहाँ पर तो 0, और ये एक केस हो गया। दूसरा केस हो गया ए एन एल माइनस ए आई आर, मतलब तुमने वहाँ पर आर वैल्यू डाली, तो उस केस में करोगे तुम डीपी ऑफ आई कॉमा 0, मतलब आई कॉमा 1, एंड तुम्हें बस इसका सम लेना है, ठीक है। इसके मैक्स का सम। हाँ राइट राइट, इसके मैक्स का सम, इसके मैक्स का सम लेना है तुम्हें फॉर ऑल आई इन चिल्ड्रन, ऑल आई इन चिल्ड्रन ऑफ एन, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा डीपी ऑफ एन कॉमा 0 हो गया। सिमिलरली जब एन कॉमा 1 निकालना हो ना तो इसको एल को आर कर देना बस, ठीक है। तो मैं इसका एक बार कोड दिखा देता हूँ जल्दी से। मेरा कहाँ है कोड, अच्छा मेरे div 1 में है कोड। काफी हल्के हल्के लोड हो रहा है।
ठीक है, तो इसका कोड बेसिकली यही है। एक आंसर 1 है, एक आंसर 2 है। आंसर 1 तब है जब मैंने इस नोड पे एल डाला है, और आंसर 2 तब है जब मैंने इस नोड पे आर डाला है। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले जैसे मैं एक नोड के अंदर आया, मैंने कहा पहले तो उसके चिल्ड्रन का कैलकुलेट करके ले आओ सब कुछ, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर आंसर 1 कैलकुलेट करा है। आंसर 1 क्या है कि यहाँ पर एफ का मतलब है बेसिकली एल वैल्यू, और एस का मतलब है आर वैल्यू। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दो पॉसिबिलिटीज ट्राई कर रहा हूँ कि अगर मुझे एल डाल के मेरा क्या आंसर बन रहा है, ठीक है। तो एल डाल के मैं यहाँ पर एल डाल दूँ और अपने चाइल्ड पे भी एल डाल दूँ, तो उस केस में चाइल्ड की 0 वैल्यू। और अगर मैं अपने पे एल डाल के चाइल्ड पे राइट डाल दूँ, तो उस केस में चाइल्ड की 1 वैल्यू डीपी में। और इन दोनों का मैं मैक्स ले लूँगा और आंसर 1 में प्लस कर दूंगा। सिमिलरली आंसर 2 है जब मैंने आर वैल्यू डाली है, ठीक है। और इससे तुम्हारा डीपी ऑफ रूट कॉमा 0 कैलकुलेट हो जाएगा, इससे तुम्हारा डीपी ऑफ रूट कॉमा 1 कैलकुलेट हो जाएगा। और तुम्हारा फाइनल आंसर है डीपी ऑफ मतलब मैक्सिमम ऑफ ये, अगर मैं 0 को रूट मानता हूँ तो अपना, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑफ डीपी 0 एंड डीपी 0 1। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। वैसे मतलब थोड़ा ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा बिगनर क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें एक तो थोड़ी ऑब्जर्वेशन थी, दूसरा इसमें डीपी था, और तीसरा इसमें ट्रीज भी था, मतलब लाइक डीपी ऑन ट्रीज था। तो ऐसा को तो कुछ उतना मतलब हाई फाई नहीं होता है डीपी ऑन ट्रीज, बट चक्कर ये होता है कि तुम्हें उस केस में दोनों चीज़ें आनी चाहिए, तुम्हें ट्रीज भी आना चाहिए, डीपी भी आनी चाहिए। तो यही है। सी प्रॉब्लम तो चलो हाँ हो गई, डी प्रॉब्लम देख लेते हैं। सो हाँ, इसमें मुझे ना लाइक बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया इम्प्लीमेंट करने में, और मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर दी थी। बट कोई ना, हाँ, मतलब इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं थी अगर तुम्हें डीपी ढंग से आती है तो। बट वही था कि मतलब जैसे मेरा केस था कि मैंने इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं करी थी, ठीक है। तो मैं एक बार प्रॉब्लम समझाता हूँ। प्रॉब्लम बेसिकली यही है कि यू हैव 2 एन पॉइंट्स, ओके। 1 2 3 4, ओके, लेट्स कीप इट 6। तो जैसे तुम्हारे पास 6 पॉइंट्स है, ठीक है। तुम्हें इनमें एन पेयरिंग्स बनानी है, और जैसे मान लो तुमने एक पेयर बनाया ये, तो इसका मतलब है कि बस अब ये पेयर बन गया। अब ये वाली नोट किसी और के साथ पेयर नहीं हो सकती, ये वाली नोट किसी और के साथ पेयर नहीं हो सकती, ठीक है। ऑल्सो जब तुमने ये पेयर बनाया ना, तो तुमने मतलब एक ऐसे करके एक वो बना दिया, एक रीजन बना दिया। इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 लेंथ का एक रीजन है, ठीक है। बिकॉज ये 2 लेंथ का है ना, इसका अगर तुम लेंथ देखोगे तो इसकी लेंथ है 2, ठीक है। मान लो तुमने एक और रीजन बनाया ये वाला, ये। उसके बाद तुमने मान लो एक 1 लेंथ का रीजन बना दिया ये। तो कंडीशन यही है कि फॉर एवरी पेयर, मतलब अगर तुम्हारा एक आई वो है, क्या नाम है, एक सेगमेंट है और एक जे एक सेगमेंट है, तो फॉर एवरी पेयर आई जे, इन सेगमेंट्स में ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए कि आइदर सेगमेंट आई कंप्लीटली कवर्स द सेगमेंट जे, अगर ये जे है और ये आई है, आइदर ये होना चाहिए कि जे कवर्स आई, या फिर इन दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आई की लेंथ सेम है और जे की लेंथ सेम है, ये बेसिक कंडीशन है। तो तुम्हें इसमें टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करने हैं कि ऐसे कितने कितने वेज में हो सकता है, ठीक है। तो मतलब हाँ, पार्थ तू समझाना चाहेगा कैसे करा था तूने? हाँ, तो एक मिनट रुक जा, तेरी बहुत इसमें लैग पहले हो। एक दो ऑब्जर्वेशंस कर लेते हैं, उसके बाद आंसर बिल्ड कर लेंगे पूरा। तो हाँ, एक एक सेकंड रुक, एक सेकंड रुक, फिर से बोल, तेरी आवाज़ में बहुत एकदम लैग सी हो गई। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अब आ रही है, मैं लिख भी दूंगा अभी आ साथ रही में। है ठीक? हाँ, अब एकदम ठीक आ रही है, बता बता। तो जैसे पॉइंट्स बना देते हैं, लेट्स से 8 पॉइंट्स बना देते हैं। अच्छा ठीक है, एक दो, हाँ, लेट्स से वी हैव 8 पॉइंट्स। हाँ, तो जो पहला पॉइंट है ना, हम इसमें ना पीछे से चलना शुरू करते हैं। तो पहले पॉइंट को लास्ट पॉइंट से लेट्स से हमने किया पेयर। ठीक है, हमने ये पेयर कर दिया। तो अब हमारी एक बेसिकली ऊपर एक हुड टाइप आ गई है, जिसके अंदर हमको पूरा देखना है अब। ठीक है, ये खुद आ गई हमारी इसके ऊपर। और अब तुम ये चीज़ देखोगे कि यहाँ पर कुछ भी बना दो इसके अंदर, तुम्हारी वो फर्स्ट वाली कंडीशन आ ही जाएगी कि ये हुड इज कंटेनिंग ऑल ऑफ दीज। मतलब यहाँ पर अब कहीं भी कुछ हाँ, भी पेयर कर दो। हाँ ठीक है, अब बता। तो हमारा आंसर इस केस में, अगर हम लेट से एफ ऑफ एन हमारा एन पॉइंट्स ले था, तो इस केस में एफ ऑफ एन इक्वल टू एफ ऑफ एन माइनस वन। एफ ऑफ एन माइनस वन, बिकॉज हाँ, एन हमारा 2n पॉइंट्स के लिए है। तो इसको ऐसे कर लेते ना। अच्छा हाँ, बेसिकली ये ना 2n मिलेंगे तुम्हें, अगर तुम्हें n इक्वल्स टू 4 दे रखा है ना, तो तुम्हें 2n पॉइंट बनाने, बेसिकली 8 पॉइंट्स बनाने उस केस में। तो एफ ऑफ 2n की जगह हम एफ ऑफ n ही लिख रहे हैं। तो तुम ये देखोगे कि अगर 4 पॉइंट से तो हमने 8 देखे थे, और अगर हमने ऐसा कर दिया ना, तो हमारे पास 6 पॉइंट्स रिड्यूस हो गए। एंड उसका हाफ ले लोगे तो दैट इज लाइक n वैल्यू, राइट। तो एफ ऑफ n इक्वल्स टू एफ ऑफ n n माइनस वन। हाँ बताओ। हाँ, अब वैसे ही अगर हम फर्स्ट पॉइंट को सेकंड लास्ट के साथ पेयर करें। अच्छा ठीक है, इसको अगर सेकंड लास्ट के साथ पेयर करें, ये कैसे हटेगा? रुक यार, रुक 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 रुक, एक और बना देता हूँ। जैस, रुक, ऐसे तो नहीं हो पाएगा।
जैसे हमने अभी क्या करा ना, हमने अभी एक तो सबसे पहले लास्ट के साथ पेयर करके देखा कि लास्ट के साथ पेयर करोगे तो क्या होगा, ठीक है। तो हम दूसरा केस देखते हैं कि लेट से हम इस लास्ट वाले को लास्ट वाले के साथ पेयर नहीं कर रहे यार, ये तो बड़ा इशू है। एक तो लैग हो रहा है खतरनाक वाला, ये देख रहा है एकदम रुक गया है। तो हमने पिछले वाले में लास्ट वाले के साथ पेयर करा था ना, अब हम सेकंड लास्ट के साथ पेयर करेंगे। हाँ बता। तो अब जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, हम्म, तो हमको पता है हम उसको किसी के भी साथ पेयर करें तो वो हम्म। कंप्लीटली इनसाइड ये पहले वाला नहीं होगा। हाँ, अगर हमने मान लो उसको इसके साथ पेयर कर दिया ऐसे करके, तो ये नहीं चलेगा। वाई? बिकॉज इसकी लेंथ अलग है और इसकी लेंथ अलग है, एंड दे बोथ आर नॉट इवन कंटेनिंग देमसेल्फ, मतलब तो दी सेम अदर लेंथ वन। का होना ही पड़ेगा। तो सेम लेंथ का होना पड़ेगा। तो अगर इसकी लेंथ है, ऊपर वाले की कितनी लेंथ है, जितनी भी है, इसको भी उतना आना पड़ेगा। तो इसको भी यहाँ तक आना ही पड़ेगा, यहाँ तक। ओनली देन विल देयर लेंथ बी सेम, राइट। हाँ, तो इस केस में क्या होगा, फिर हमारे पास 4 पॉइंट रह जाएंगे, है ना। सिमिलरली तुम एफ क्या ऑफ कर एन सकते हो, माइनस टू। हाँ सिमिलरली तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम इस वाले पॉइंट को देखो ना, एक सेकंड, 1 2 3 4 5, एक पॉइंट हट गया। इफ यू पुट इट टू द थर्ड लास्ट पॉइंट, लेट्स से दिस इज द थर्ड लास्ट पॉइंट, ओके। तो तुम्हें इसको यहाँ डालना ही पड़ेगा, एक सेकंड, तुम्हें इसको इसके भी थर्ड लास्ट पे डालना पड़ेगा, मतलब वहां से चलेंगे तो, और तुम्हें इसको यहाँ डालना पड़ेगा, ठीक है। ऑल ऑफ देयर लेंथ आर सेम, तो उस केस में 2 पॉइंट्स बचेंगे। सिमिलरली तुम ऐसे देख सकते हो कि ऐसे एक ट्रेंड बन रहा है, एफ ऑफ एन इक्वल्स टू एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस एफ ऑफ एन माइनस टू, सो ऑन अप टिल एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो वन ले लें, मतलब बिकॉज अगर कुछ भी नहीं एफ है तो ऑफ वन, जीरो का, हाँ ठीक है। तो एफ ऑफ जीरो इज वन, ठीक है। नहीं, एफ ऑफ जीरो जीरो होगा। एक सेकेंड, एफ ऑफ जीरो जीरो होगा। आई थिंक एफ ऑफ वन तक ही जाना होता है ना बस। नहीं, तू यहाँ भी ये चीज़ भी कर सकता है ना, यहाँ पर भी लगा सकता है, फोर्थ वो लास्ट के वो साथ हम अलग से कनेक्ट। कंसिडर करेंगे फैक्टर्स वाली चीज में। अच्छा, वो यार मैंने ना, पता है इसमें बहुत मेरा कंफ्यूजन हो गया था कि मैं कहाँ डबल काउंटिंग कर रहा हूँ, कहाँ मैं क्या कर रहा हूँ। ये हाँ, बहुत ये हो मेजर सकता है इशू तेरा रहा था यहाँ पे मेरे हो गया साथ। हो। यहाँ पे लेकिन जो एफ ऑफ जीरो वाला केस है ना, वो हम बाद में कंसिडर ठीक करेंगे। है, एफ ऑफ जीरो वाला हम कैसे भी कंसिडर नहीं कर रहे कि जब हमने सब कुछ कवर कर लिया, ठीक है। हाँ, अब हम देखते हैं कि हम कैसे इसको पूरा ही कवर कर दें, मतलब जैसे हम यहाँ कुछ पॉइंट्स छोड़ दे रहे थे ना बीच में, तो ये तो वैल्यू आ गई। अब हम ऐसा भी एक वे देखेंगे जब हम सारे पॉइंट्स एकदम कवर कर देंगे, ठीक है। तो लेट्स हमने 6 ले लिए, तो तुम ये देखोगे कि अगर मैं 1 लेंथ का बना दूं तो मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, ये, दिस इज अ वैलिड थिंग, राइट। सिमिलरली तुम ये भी कर सकते हो, तुम 2 देख लो यहाँ पर, तुम ये 2 वाला बना दो, सॉरी, तुम ये 2 वाला बना दो, और तुम ये 2 वाला बना दो, नहीं 2 होगा। वाला अच्छा 2 वाला यहाँ पर नहीं हो सकता, राइट, यहाँ पर, हाँ, बिकॉज फिर नहीं बन पाएगा। तो मैं अब इसमें 3 वाला देख लो, जैसे इसको यहाँ लगा दो, फिर इसको यहाँ लगा दो, तो 3 वाला बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि हमारा जो n है ना, तुम अगर n के डिवाइजर्स देखोगे ना, मतलब बेसिक यहाँ पर ना, पता है क्या हो रहा है, तुम अगर यहाँ पे अच्छा एन और टू एन की डिफरेंशिएशन ठीक से कर दियो, थोड़ा कंफ्यूजिंग था मेरे लिए। हाँ ठीक है, तो अगर यहाँ पे तुम्हारा एन के n, डिवाइजर्स देखने हैं। हाँ हाँ, अगर तुम्हारा n है ना, तो तुम्हारे पास पॉइंट्स 2n है। लेकिन तुम ये देखोगे कि अगर तुम्हें एक सेगमेंट बनाना है ना पूरा पॉइंट्स का, जिसमें लेंथ कॉमन जो है 3 है, अगर 3 कॉमन लेंथ की वो बनानी है तुम्हें, तो तुम्हें 6 पॉइंट्स चाहिए होंगे वहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद तुम्हारे 2n माइनस 6 पॉइंट बचेंगे। तो बेसिकली तुम्हारा उस गेम पूरे उसमें ये होगा कि तुम्हारा 2n जो है ना, इट शुड डिवाइड, आई मीन इट शुड बी डिविजिबल बाय 6, ठीक है। तो इसलिए हम डबल डबल काउंटिंग ना करते हो, हम ये कह सकते हैं कि बस n के अगर मैं डिवाइजर्स चेक कर लूँ, ठीक है। n के डिवाइजर्स चेक करना मतलब इसमें दो चीज़ें हैं, या तो तुम n के डिवाइजर्स चेक कर लो, ठीक है। दूसरी चीज़ तुम क्या कर सकते हो, तुम 2n के डिवाइजर्स चेक कर सकते हो, ठीक है, मतलब टू एन की 2n डिवाइजर्स। 2n 2n बाई 2 के ऐसे टाइप के चेक कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों हाँ, सेम ही मैंने है। यही चीज सीखी है। मैंने दूसरी वाली चीज की थी, मैंने टू एन के इवन डिवाइजर्स चेक हम्म, किए। हम्म। बट वो बेसिकली एन के नॉर्मल डिवाइजर्स ही होंगे। हाँ, तो बेसिकली तुम n के अगर नॉर्मल डिवाइजर्स चेक कर लोगे ना, तो दैट आर एक्स्ट्रा वेज दैट यू आर एडिंग टू इट। तो बेसिकली तुम अगर इसका देखोगे आंसर, तो तुम्हारा ये है एफ ऑफ एन इक्वल्स टू, पहली बात तो फैक्टर्स ऑफ एन प्लस एफ ऑफ एन माइनस वन, सॉरी एन माइनस वन है, एफ ऑफ एन माइनस टू, सो ऑन अप टिल एफ ऑफ वन, और एफ ऑफ वन हमारा वन है, ठीक है।
तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक तरह से प्रीफिक्स सम टाइप की डीपी है कि तुम क्या करो, तुम्हारा एफ ऑफ वन तुम्हारे पास है, अब तुम एफ ऑफ टू कैसे निकालोगे, तुम स्टोर कर लो पिछले वाले सबका सम, एफ ऑफ वन स्टोर कर लो जैसे, तो तुम्हारा ये हो गया एफ ऑफ वन प्लस फैक्टर्स ऑफ टू, ठीक है, मतलब ऐसे कर लिख देता हूँ मैं डी ऑफ टू। तुम एफ ऑफ थ्री निकालो, अब जैसे एफ ऑफ थ्री तुम्हारा क्या हुआ, एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ टू तो तुम्हें करना ही है, तो तुम इसको सम में स्टोर कर लो ना, एक सम वेरिएबल में, तो तुम्हारा बेसिकली हो गया एक सम प्लस डिवाइजर्स ऑफ थ्री। अब तुम्हें अगर एफ ऑफ फोर निकालना है तो तुम क्या करोगे, सम को पहली बात तो यहाँ ही अपडेट कर दो, सम इक्वल्स टू सम प्लस प्लस इक्वल्स टू एफ ऑफ थ्री, तो यहाँ पर तुम कर दो सम प्लस डी फोर, ठीक है, तो ऐसे तुम्हारा एफ ऑफ एन निकल जाएगा। तो ये मैं पार्थ वाला कोड दिखाता हूँ बिकॉज मेरा वाला ना काफ़ी मतलब अजीब तरीके से कर रखा है मैंने, एंड आई डोंट नो इसमें कोड नेसेसरी भी है, बट फिर भी दिखा देता हूँ मैं। मैंने वैसे हम्म। हाँ मैंने जीएफडी से पार्ट कॉपी किया था, तो बता दूंगा कि वो क्या करता तूने इसको शॉर्टेस्ट प्राइम फैक्टर वाले तरीके से कर रहा है क्या? है। मैंने डायरेक्ट कोड भी निकाले थे नंबर ऑफ फैक्टर्स का। अच्छा अच्छा, तो एक मिनट रुक जाओ बस। हाँ जीएफडी पे वो एसपीएफ यूज करते हैं आई थिंक। हाँ वही 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 एसपीएफ, मैंने भी एसपीएफ करके यूज़ करके निकाला था, बट मतलब मुझे थोड़ा याद ही था तो मैंने उसी टाइम खुद ही कर दिया था कोड। हाँ मैं भी अब सोच रहा हूँ तो उसी टाइम खुद कर देना चाहिए था मुझे, फालतू में उस टाइम पे। यार काफ़ी लैग हो रहा है तो चलो कोई बात नहीं, बट पहले मैं अपना दिखा देता हूँ एक बार मैंने कैसे करा है। मैंने तो काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेट कर दिया था बहुत ज़्यादा। तो मेरा बेसिकली ये है कि पहले तो डी पी ऑफ जीरो इक्वस टू जीरो, डी पी ऑफ वन इक्वस टू वन, उसके बाद सम इक्वस टू वन, बिकॉज इसमें डी पी ऑफ वन तो डालोगे ना, तुम एन टू से एन तक जाओ, बेस वन इक्वस टू फैक्टर्स ऑफ आई, और ये मैंने स्टोर कर लिया है, ठीक है। इसको तुम शॉर्टेस्ट प्राइम फैक्टर का एक तरीका होता है उससे निकाल सकते हो, या फिर तुम ना सीव से भी कर सकते हो डायरेक्टली, मतलब एन लॉग ऑफ लॉग एन होता है वो भी, तो उससे भी कर सकते हो डायरेक्टली। तो और दूसरा हो गया वेस्ट टू तूने हो एन गया लॉग इन किया है, एन हाँ लॉग मेरा, इन से थोड़ा लंबा हो जाएगा। हाँ मेरा एन लॉग एन है, हाँ मतलब मेरा सीव भी है, उसके बाद मैंने एस पी एफ वाली चीज़ भी कर दिया, तो वो जरूरत नहीं थी उसकी पूरी, वो डायरेक्टली सब कुछ सीव से ही हो जाता है यहीं पर, हाँ ठीक है। और बेसिकली फिर डी पी एफ आई अपडेट कर दो, और सम में तो ऐड कर ही दो, जो तुमने डी पी एफ अभी तुम्हारी आई है उसको भी सम में ऐड कर दो, बिकॉज सम विल बी रिक्वायर्ड इन द नेक्स्ट डी पी, राइट। तो यही है। हाँ और डिवाइजर्स मैंने कैसे निकाले, सबसे पहले तो मैंने हर नंबर का शॉर्टेस्ट प्राइम फैक्टर निकाल लिया यूजिंग अ सेगमेंटेड सीव नहीं कहूँगा, क्या कहते हैं उसको, एरेटोस्थनीज सीव, राइट, सीव ऑफ हाँ एरेटोस्थनीज। तो वो मैंने यूज़ करा, और उसके बाद गेट फैक्टर्स मैंने क्या करा, मैंने बस एस पी एफ देखा उसका एक शॉर्टेस्ट प्राइम डिफरेंस फैक्टर। देख लेना, सीव में हम जनरली j इक्वल टू आई स्क्वायर से शुरू करते हैं, यहाँ पे हम वो नहीं कर रहे। अच्छा, जो आई तेरा लूप स्क्वायर। है इनर वाला, सीव में वो j इक्वल टू आई स्क्वायर से शुरू होता है, इसलिए वो n लॉग ऑफ लॉग n हो जाती है, बट ये तेरा n लॉग n है। अच्छा एक मिनट रुक, हाँ वैसे पॉइंट तो है यार, मैं तो हमेशा सीव में ना उसी से स्टार्ट करता हूँ, आई से ही, आई वो स्क्वायर से तेरा n स्टार्ट लॉग करोगे, n होता है, हाँ वो एन लॉग एन होता है, आई स्क्वायर से स्टार्ट करना चाहिए हमेशा। बट यहाँ पे n लॉग, यहाँ तूने मतलब वैसे एसपीएफ निकाला है, तो यहाँ अगर तू सीधे यहाँ ये, फैक्टर स्टोर करता तो यही करना पड़ता। हाँ हाँ ठीक है, तो मतलब ये क्वेश्चन भी डन ही है। एंड ई प्रॉब्लम तूने अब सॉल्व कर ली क्या? हाँ कर ली। चल फिर सही है, मतलब वही है, मतलब मैंने तो ई प्रॉब्लम ऐसे मुझे कुछ इसका आइडिया नहीं आया था खुद से ही, मतलब सी प्रॉब्लम ई मेरे को बेसिकली। लग रहा है अगर थोड़ा सोचते तो शायद हो जाती कॉन्टेस्ट के टाइम, बट मन नहीं किया। मेरा तो बिल्कुल मोटिवेशन खत्म हो गया था पहले एक घंटे के बाद, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा था, मैं पता नहीं क्या कर रहा था, मैं कोड कर रहा था, कुछ हो कुछ जा रहा था, पता नहीं मैं क्या कर रहा था कल तो। हाँ तो देखा था मैंने। बट ठीक है, मैंने तो एक टाइम पे आके सेकंड क्वेश्चन की भी उम्मीद छोड़ दी थी यार, मतलब मुझे लॉजिक समझ में आ रहा था, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, कभी कुछ गलती हो जाए कभी कुछ गलती हो जाए। हाँ तो ई प्रॉब्लम में बेसिकली क्या है ना, ई प्रॉब्लम में तुम्हारे पास दो ट्रीज हैं, ठीक है, और मैंने भी मतलब ये एरेक्टो वाली वीडियो देख के अब सॉल्व किया है, तो लाइक द मेथड वुड बी मैंने एग्जैक्टली भी वही सेम। देख के किया। हाँ, और यहाँ पर एक अलग ट्री है, जैसे मान लो ये ट्री है, और कितनी नोड्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5, 4 5 ठीक है। तो तुम ये देखोगे, यहाँ पर कंडीशन ये दे रखी है कि फर्स्ट ट्री में ना, जो फर्स्ट ट्री है और ये जो सेकंड ट्री है, फर्स्ट ट्री में अगर तुम कोई सी भी दो नोड्स लो ना, इफ आइदर वन ऑफ देम इज अ पेरेंट ऑफ द अदर, देन देयर इज एन एज बिटवीन देम, मतलब इन द ग्राफ एक ग्राफ बनेगा इन ट्रीज के बेसिस पे, ठीक है।
तो लेट्स से इफ यू कंसीडर दिस नोड एंड यू कंसीडर दिस नोड, तो इन दोनों के बीच में एक एज होगी। मतलब ऐसे मान लो, अभी सेकंड ट्री को मत देखो, इन दोनों के बीच में एक एज होगी, ठीक है। तो एंड एज कब होगी? एज तब होगी जब दोनों मतलब दोनों में से कोई सा भी एक दूसरे का एंसेस्टर है, ठीक है। तो ये बेसिकली फर्स्ट ट्री की है। और दूसरे ट्री में क्या है ना, दूसरे ट्री में यह है कि इफ यू हैव टू नोड्स, they will have an edge between them if you know the first one is not an ancestor of the second one and the second one is not an ancestor of the first one, ठीक है। तो इस केस में कंडीशन ये है। ओके, तो बेसिकली तुम्हें बताऊं क्या बताना है, तुम्हें ये करना है कि तुम्हें कॉमन एजेस देखनी है कि जो यहाँ पर भी एज आ रही हो, जो यहाँ पर भी एज आ रही हो, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि अगर लेट्स से दिस इज यू, दिस इज वी एंड दिस इज यू, दिस इज वी, तो फर्स्ट ट्री में यू शुड बी एन एंसेस्टर ऑफ वी और वी शुड बी एन एंसेस्टर ऑफ यू, एंड सेकंड ट्री में नन ऑफ देम शुड बी एन एंसेस्टर ऑफ द अदर, ठीक है। ये मतलब कंडीशंस है। तो तुम ये देखोगे कि लाइक इसमें क्या है पहले ना, बता दे हमें बताना क्या है। ओ हाँ राइट, मैंने अज्यूम कर लिया था कि क्वेश्चन एकदम बिल्कुल ढंग से पढ़ लिया। तो हमें क्या बताना है ना, हमें क्या बताना था, एक मिनट रुको। मैक्सिमम साइज क्लिक। हाँ, मैक्सिमम साइज की क्लिक बतानी है हमें, ठीक है। और क्लिक क्या होती है, जैसे अगर इफ यू हैव 3 नोड्स इन अ ग्राफ, देन एवरी नोड इज कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड, ठीक है। और अगर तुम 3 साइज की वो ले लोगे, 4 ले लो जैसे, तो दिस विल बी अ क्लिक ओनली इफ ईच नोड इज कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड। तो आई गेस ये क्लिक है। बेसिकली कंप्लीट ग्राफ कोई भी। हाँ, कंप्लीट ग्राफ, हाँ। सब ग्राफ है ना इस केस में। हमें इस केस में क्या करना है, हमें इस केस में कुछ नोड सेलेक्ट करनी है जिसमें एक क्लिक बन जाए, और हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स बतानी है जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका देखने का एक तरीका ये है, जैसे इफ यू लुक एट इट, जैसे तुम्हारे पास ये ट्री है, ठीक है। तो तुम अगर सेकंड वाली कंडीशन को हटा दो, अभी के लिए सेकंड वाली अगर तुम कंडीशन हटा दो, तो तुम्हें ये पता ना कि ये सारी एजेस होंगी। मतलब अगर मैं कोई सा भी पाथ यहाँ पर देख रहा हूँ, तो वो पाथ एक खुद में क्लिक है, ठीक है, बिकॉज दिस नोड विल बी कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड, दिस नोड विल बी कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड, नीचे वाली पे भी और ऊपर वाली से तो कनेक्टेड है ही, ठीक है। तो अगर तुम फर्स्ट ट्री में देखो और तुम नीचे जा रहे हो, तो इट विल ऑलवेज बी अ क्लिक इफ यू डोंट कंसीडर द सेकंड कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये है, 5 ले लेते हैं यहाँ पर भी। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट ट्री बना लेते हैं, ये बना लेते हैं। तो लेट से मैंने सबसे पहले ये नोड उठाई और मैं यहाँ पर डीएफएस में आ गया, ठीक है। नाउ आई वांट टू नो कि मैं इस नोड को इस नोड के साथ इंक्लूड कर सकता हूँ या नहीं, ठीक है। एंड इनफैक्ट मैं इसको थोड़ा ऐसे करके ले लो कि मैंने ये भी ले ली, एंड अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, ये नोड है, मैंने इस जब मैं इस सब ट्री में गया ना, दिस वन, और मैं यहाँ तक आ गया, तो मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं इस नोड को इंक्लूड करूँ या नहीं करूँ अपने करेंट आंसर में। तो लेट से ये वाली जो 2 नोड्स है ना, मैंने अभी ये वाली 2 नोड्स उठाई थी अभी तक, ठीक है। तो मुझे ये देखनी है कि ये वाली नोड इन दोनों के साथ कंपैटिबल है या नहीं। इन दोनों के साथ कंपैटिबल कैसे होगी, लेट से दिस नोड कम्स हियर एंड दिस, मतलब ये फर्स्ट वाली और ये सेकंड वाली, और फर्स्ट वाली कम्स हियर, सेकंड वाली कम्स हियर, तो लेट से माय करेंट नोड इज दिस वन। तो ये तो कंपैटिबल है ना, ये किसी के भी एंसेस्टर नहीं है और ना ही जो है वो उसके एंसेस्टर है। सिमिलरली इफ आई टेक दिस वन, देन दिस इज एन एंसेस्टर ऑफ दिस वन, तो ये तो वैलिड नहीं है, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट अ वैलिड। तो लेट से मैं इस नोड पे आया और ये नोड ये वाली थी, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, आई एम जस्ट गेटिंग एन एडिशनल नोड, राइट, तो आई विल एड इट टू माई आंसर। ये एक चीज हो गई। अब दूसरी चीज है कि इफ आई एम नॉट एबल टू एड इट टू माई आंसर, देन व्हाट शुड आई डू, ठीक है। मतलब हमारा जो करंट आंसर है उसमें हो सकता है ना ये भी इंक्लूड हो जाए किसी और नोड को हटा के, है ना। तो उस केस में देखते हैं क्या होगा। तो लेट से जो फर्स्ट नोड है वो ये है, दिस इज द फर्स्ट नोड, दिस इज द सेकंड नोड, एंड ये वाली जो नोड है ना, ये दिस इज द थर्ड नोड, दिस इज दिस वन। सो नाउ व्हाट विल हैपन इज दैट ये जो सेकंड और थ्री नोड्स है ना, ये मतलब लाइक वो कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, मतलब सेकंड नोड इज एन एंसेस्टर ऑफ द थर्ड वन। तो इसमें प्रॉब्लम है। तो द कंडीशन इज कि अब मेरे पास चॉइस है, मैं सेकंड नोड को रखूं अपने पास या फिर थर्ड नोड को रखूं। सो विच नोड शुड आई कीप हियर। सो हाँ, मतलब ये पार्ट तो समझाएगा कि क्यों हम नीचे वाली नोड को रखना चाहिए हमें। हाँ, तो इसमें हम पहले कंसिडर करते हैं कि अगर हमने नोड 2 को रखा तो हम क्या रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, कौन से नोड्स हम और नहीं ले सकते हैं। तो हाँ, अगर हमने तो नोड 2 को रखा तो हम कौन से नोड हटा रहे हैं, हम ये वाले सारे नोड्स हटा रहे हैं कि हम ये नहीं ले पाएंगे उसके आगे। एंड हाँ उसके बता, ऊपर वाले भी। उसके ऊपर वाले भी, राइट राइट राइट। ठीक है, बट बेसिकली अगर हम नोड 2 को हटा रहे हैं तो 2 का सब ट्री
एंड रूट से लेके 2 तक का पाथ हम इंक्लूड नहीं कर सकते आगे कभी। हाँ, तो एक नोड है तो उसका सब ट्री तो सब हट जाएगा, एंड उसका जो पाथ है हाँ, रूट का वो भी हट जाएगा। हाँ बता। बट अगर हम उसके किसी सब ट्री में कोई नोड ले रहे हैं, जैसे इस केस में 3, तो हम बस 3 का सब ट्री रिस्ट्रिक्ट कर रहे और हैं। उसके ऊपर का पाथ रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, यानी हम कुछ वर्टिसेस ओपन कर दे रहे हैं वापस। हाँ, अगर हमने इस नोड को सिलेक्ट करा होता तो ये सब कुछ ब्लॉक था, ये नीचे का, ये तो ऊपर का ब्लॉक है ही पहले ही, ये सब कुछ ब्लॉक था। लेकिन अगर मैं ये 3 को सिलेक्ट कर लूँ ना, तो मैं इसके जो अलग सब ट्रीज हैं इनको ओपन कर रहा हूँ, हाँ, इनको ओपन कर रहा हूँ, और ये पाथ तो वैसे ही ब्लॉक भी था ऊपर का, है ना। मतलब तो आई एम ऑलवेज गेटिंग अ बेटर आंसर इफ आई चूज द नोड विच इज लोअर, अगर कोलिजन है तो, मतलब कोलिजन एज इन मतलब कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं तब। अगर कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे तब तो लेते जाओ ना, देन नोबडी स्टॉपिंग यू। तो यही पॉइंट है यहाँ पर कि यू आर रनिंग अ डीएफएस एंड यू आर ट्राइंग टू आइदर इंक्लूड अ नोड और रिप्लेस सम अदर नोड। तो अब ये देखते हैं कि हम ये रिप्लेस और जो इंक्लूड वाला पार्ट है ना, ये हम कैसे एफिशिएंटली करें, और हम ये चेक कैसे करें कि हम एक्चुअली इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, मतलब ऑयलर टूर वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो हम अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि ऑयलर टूर में ना, अगर तुम ऑयलर टूर ऐसा टाइप का बनाओ कि जैसे तुम एक नोड पे गए तो तुमने उसको एक वेक्टर है मान लो, तुम फर्स्ट नोड पे इन आए तो टाइम तुम, और आउट टाइम से समझा दो। अच्छा इन टाइम आउट टाइम बेटर है। तो इन टाइम क्या होता है एक नोड का, जब हाँ फर्स्ट टाइम उस नोड पे विजिट करते हैं। राइट, तो जैसे ये नोड है तो इस पर मैंने फर्स्ट टाइम विजिट करा 10th टाइम पे, तो मैंने इसका 10 स्टोर कर लिया, दैट इज दिस इज इट्स इन टाइम। ठीक है, और उसका आउट टाइम कब होता है, आउट टाइम तब होता है जब उसका पूरा सब ट्री एक्सप्लोर हो जाता है। तो लेट से 20 टाइम पे उसका पूरा सब ट्री एक्सप्लोर हो गया, तो मैंने उसका आउट टाइम 20 रख दिया, और 21st पे मैं यहाँ जाऊँगा, ठीक है, उसके ऊपर। हाँ, तो अब तुम एक चीज़ प्रॉपर्टी इन टाइम आउट टाइम की ये देखोगे कि इफ दिस इज अ सब ट्री एंड इट्स इन टाइम इज लेट से आई एंड इट्स आउट टाइम इज ओ, और इसका है I1 एंड O1, एंड इसका है I2 एंड O2, एंड इसका है I3 एंड O3। तो दिस I1 एंड O1 लाइज कंप्लीटली इनसाइड I एंड O। ठीक है, ये I1 एंड O1 इसके अंदर लाई करेंगे, बिकॉज तुम यहाँ पर टाइम तुमने सबसे पहले जोड़ लिया, फिर उसके बाद टाइम तुमने बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, और ये तो लास्ट में आएगा ना इस पर, तो तब तुम जाओगे तो पूरा सब ट्री एक्सप्लोर हो जाएगा। तो बेसिकली पॉइंट यही है कि तुम एक नोड को ना उसके मतलब लाइक एक पेयर स्टोर कर सकते हो। ये मत स्टोर करो कि नोड क्या है, तुम उसका पेयर स्टोर कर लो बेसिकली। तो तुम पेयर में क्या स्टोर करोगे, उसका इन टाइम और उसका आउट टाइम। तो अब मान लो तुम्हारे पास एक सेट है ऑलरेडी, मतलब सेट एज इन मान लो एक तुमने कुछ नोड्स कंसिडर कर चुके हो अभी तक तुम, और तुम इनको पेयर्स में कंसिडर करोगे। ठीक है, और अभी तक तुम्हें ये पता है कि अगर तुमने ये नोड्स कंसिडर कर लिए हैं तो ये डिसजॉइंट है ये सारे। वाई आर दे डिसजॉइंट, बिकॉज अगर कोई सा भी एक ऐसा बन जाए कि कोई एक ऐसे आ जाए, तो यू नो ना कि मतलब दिस नोड इज एन, मतलब ये वाली जो नोड है दिस इज अ यू नो व्हाट सक्सेसर ऑफ दिस नोड, दिस वन। तो उस केस में तो ये पॉसिबल नहीं है, और ये वाला केस तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये वाला। पार्शियल इंटरसेक्शन तो होती ही नहीं इन टाइम आउट टाइम में। हाँ, पार्शियल इंटरसेक्शन नहीं हो सकती इन टाइम आउट टाइम में। मतलब ये सब प्रॉपर्टीज हैं, ये सब तुम्हें पता होनी चाहिए इफ यू आर, मतलब थोड़ा बहुत भी ट्रीज आता है तो ये सब तो पता ही होता है अगर सबको। तुम ट्राई भी कर रहे हो प्रॉब्लम, तो ये पता ही होना चाहिए। हम्म, हाँ राइट। तो अब देखते हैं अब हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को कैसे चेक करें कि कोई सा भी हम मतलब ओवरलैपिंग ना हो हमारे साथ, मतलब जो भी हम नोड्स इंक्लूड कर रहे हैं उसमें ओवरलैपिंग ना हो। ठीक है, हमें ये चेक करना है। तो लेट से दिस इज, अबे यार एक तो ग्लिच हो रहा है इसमें। हाँ ठीक है, एक मिनट रुक। हाँ, तो तुम्हारे पास ये कुछ मतलब सेगमेंट्स हैं। लेट से दिस इज 1 to 5, दिस इज 10 to 11, एंड देन दिस इज लाइक व्हाट 19 to 25। ठीक है, ये तुम्हारे पास ऑलरेडी सेगमेंट्स है जो तुमने अपने आंसर में इंक्लूड कर रखे हैं। अब लेट से तुम्हारी एक नोड है, मतलब ऐसे ट्री देख लेते हैं, तो तुम्हें ये चेक करना है कि ये वाली नोड आ सकती है नहीं आ सकती। ठीक है, तो तुम्हें क्या चेक करना होगा, तुम्हें ये चेक करना होगा कि उससे ऊपर का कोई वो नहीं आना चाहिए, क्या कहते हैं, इट्स एंसेस्टर, है ना, उसका एक एंसेस्टर नहीं आना चाहिए। इनफैक्ट पहले ना प्रीडिसेसर वाला केस कंसिडर करते हैं। जैसे अगर तुमने ये नोड कंसिडर, मतलब तुम इस नोड पे पहुंचे हो और तुम्हारी ये नोड इंक्लूडेड थी, दिस इज द इंक्लूडेड नोड ऑलरेडी, दिस इज लेट से दिस नोड। ठीक है, तो तुम ये चाहते हो कि इस नोड को अगर तुम्हें इंक्लूड करना है तो इसका कोई सा भी प्रीडिसेसर नहीं आना चाहिए, तो मतलब कोई सा भी एक ऐसा पेयर नहीं होना चाहिए जो इसके अंदर कंप्लीटली लाई करता है ना।
तो कंप्लीटली लाई करने वाली चीज़ तुम कैसे देखोगे? मतलब अगर तुम्हारी मान लो ये सारे सेगमेंट सॉर्टेड पड़े हुए हैं, तो तुम क्या करोगे? तुम एक बाइनरी सर्च रन कर सकते हो ना, लाइक मतलब कि मैं कौन से सेगमेंट से स्टार्ट करूँ, है ना, बिकॉज उसके सारे लेफ्ट पॉइंटर मतलब वो है ना सॉर्टेड। तो जिस पॉइंट पे भी तुम्हें लगेगा कि मेरा करेंट लेफ्ट पॉइंटर और उसका करेंट लेफ्ट पॉइंटर, मतलब उसका करेंट लेफ्ट पॉइंटर आगे है मुझसे, तो मैं उस नोड को कंसिडर करूँगा, राइट। तो अगर तुम इसको एक सेट में स्टोर कर लो ना, इस पेयर को, मतलब इन सब सारे पेयर्स को सेट में स्टोर कर लो, तो इट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द लोअर बाउंड, ठीक है। जो तुम्हारा करंट पेयर बन गया, लेट्स से द पेयर इज 9,13, ठीक है। तो तुम इस पेयर का अगर लोअर बाउंड लोगे ना, तो तुम्हें ये नोड मिलेगी, ठीक है। एंड तुम बस इसको चेक कर लो कि लाइक आर दे ओवरलैपिंग। अगर ये ओवरलैप नहीं हो रहे ना, तो कोई से भी ओवरलैप नहीं होंगे, ठीक है। दिस इज वन थिंग। तो लोअर बाउंड निकाल लो, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि कोई प्रीडिसेसर है या नहीं। एंड अगर तुम्हें सक्सेसर निकालना है, सॉरी, तुम्हें ये पता चल जाएगा कि कोई सक्सेसर है या नहीं। तुम्हें प्रीडिसेसर अगर निकालना है कि कोई प्रीडिसेसर है या नहीं, तो तुम कैसे निकालोगे? तुम ये देखोगे कि इसका इन टाइम आउट टाइम, लेट्स से दिस इज 10 एंड 11, सॉरी, लेट्स कीप दिस 10 एंड 15, ठीक है। तो लेट्स से तुम्हारा 10 एंड 15 है, एंड तुम्हारा जो नीचे वाले का है उसका है इट इज 11 एंड 12। तो तुम इसमें क्या करोगे? इसमें तुम्हें लोअर बाउंड तो निकालना है, लेकिन लोअर बाउंड से तुम्हें एक अगला नोड मिलेगा, तुम्हें ये वाली नोड मिल जाएगी लोअर बाउंड से। तो तुम इसके प्रीवियस वाली नोड निकाल सकते हो, और ये तुम्हें बताएगा, इसके साथ चेक कर लो बस, और तुम्हें ये पता चल जाएगा कि आर दे, यू नो, इज द नोड दैट यू आर ऑन, इज इट द एंसेस्टर ऑफ योर करेंट नोड और नॉट, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। वैसे अगर तुम इतनी टफ प्रॉब्लम ट्राई भी कर रहे हो, तो ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए वैसे, पहली बात तो, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं बस एक सेट में स्टोर करूँगा। अगर मुझे, मैं क्या करूँगा, जैसे मेरे पास ये ट्री है, अगर मुझे पता चला कि मेरा कोई एक एंसेस्टर है ना, ऑलरेडी उस ट्री में, तो मैं उस एंसेस्टर को हटा के अपने आप को ले लूँगा, ठीक है। और तुम्हें ये पता है कि दो एंसेस्टर से, मतलब एक एंसेस्टर से ज़्यादा उस ऑलरेडी ट्री में हो नहीं सकता, बिकॉज अगर ऐसा केस है ना कि ये वाला नोड तुम्हें लेना है और ये वाले दो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो दिस इज ऑलरेडी कॉन्ट्राडिक्टिंग, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं उस वाली नोड को हटाऊंगा और इस वाली को ले लूँगा, और सेट में इंसर्शन एंड डिलीशन आर बोथ लॉग इन, ठीक है। और अगर मुझे ये पता चला कि उसका कोई प्रीडिसेसर है, तो मैं उसके प्रीडिसेसर को रहने दूंगा वहाँ पर, ठीक है। और अगर मुझे पता चला कि कोई एंसेस्टर नहीं है, कोई भी प्रीडिसेसर नहीं है, तो बस मैं इस नोड को डालता हूँ। एंड डीएफएस में लाइक कुछ नहीं है, डीएफएस में, हाँ यहाँ मतलब जब तुम डीएफएस के अंदर घुसोगे बस तभी तुम चेक कर लो कि तुम्हें क्या करना है, एंड जब तुम डीएफएस से बाहर आ रहे हो तो तुम उस ऑपरेशन को बस रिवर्स कर दो, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक बार कोड दिखा दूँ मैं? दिखा दे। मेरा कोड कहाँ पर है इसमें? अच्छा, मैंने diff2 में सॉल्व करा था ये। ओहो, बहुत परेशानी है। इनको दोनों साइड दिखाना चाहिए ऐसे। तो मैंने क्या करा, मैंने तो सबसे पहले, मतलब मैं उसको ऑयलर टूर कहता हूँ, तो मैंने डीएफएस ऑयलर रन किया, उससे मेरे इन टाइम आउट टाइम आ रहे हैं। तो मेरे बेसिकली लेफ्ट वन और राइट वन ना मेरे इन टाइम और आउट टाइम है, तो ये मैंने इन टाइम और आउट टाइम निकाल लिए। और लाइक मतलब ये तो बहुत ट्रिवियल है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये वाला मेरा एक्चुअल आंसर वाला पार्ट है। तो मैंने क्या करा, पहले तो मैंने अपना पेयर निकाला कि मेरा क्या सेगमेंट है। तो ये दिस इज लेफ्ट वन ऑफ रूट एंड दिस इज राइट वन ऑफ रूट, ठीक है। अब मैंने इसका लोअर बाउंड निकाल लिया, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, ये मेरा डिसेंडेंट है और ये मेरा एंसेस्टर है, तो मैं देखूंगा कोई डिसेंडेंट है या नहीं है। तो इससे मेरा पता चल जाएगा कि इफ़ इट इज़ नॉट, मतलब अगर सेट ही पूरा खत्म हो जाए इसको फाइंड करते करते, तो नहीं है ना। एंड अगर नहीं हो जाए तो मतलब देर इज, मतलब डिसेंडेंट जरूरी नहीं हो, डिसेंडेंट हो बट मुझे एक लोअर बाउंड मिल गया। एंड एंसेस्टर के लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं आईटी को चेक करूँगा, इट इज़ नॉट इक्वल टू एस डॉट बिगिन, मतलब मैं फर्स्ट एलिमेंट से पीछे जाऊँगा तो कुछ इंडेक्स नहीं बचेगी ना, मतलब लाइक इफ आई एम गोइंग फ्रॉम 0 to -1, सो दैट डज नॉट मेक सेंस, राइट। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, मैं उस केस को उसमें उठा लूँगा उस नोड को, अदरवाइज इट इज़ -1 और अब मैं चेक कर लूँगा कि इफ इट इज़ नॉट इंटरसेक्टिंग विद द डिसेंडेंट एंड इट इज़ नॉट इंटरसेक्टिंग विद द एंसेस्टर, देन यू सिंपली इंसर्ट इट। अदरवाइज मैं क्या चेक करूँगा, अगर वो एंसेस्टर के साथ मतलब लाइक ओवरलैपिंग है, तो मैं एंसेस्टर को हटाऊंगा और अपने आप को डालूंगा। एंड एंड में मैं क्या करूँगा, एंड में लाइक इफ आई वुड हैव रिमूव द एंसेस्टर, तो मैं उस केस में उसको एंसेस्टर को इंसर्ट कर दूंगा वापस, और अपनी नोड को तो डिलीट कर ही दूंगा बिकॉज मैं डीएफएस से बाहर जा रहा हूँ, ठीक है। और हर पॉइंट पे मैं आंसर को अपडेट करता रहूँगा, वेर मैं अपडेटिंग द आंसर, हाँ, फाइनल आंसर इक्वल्स टू मैक्स ऑफ फाइनल आंसर एंड साइज ऑफ माई करेंट सेट।
तो हाँ यही है बेसिकली आज का पोस्ट कॉन्टेस्ट डिस्कशन में हमने 5 प्रॉब्लम्स कवर कर लिए ए बी सी डी ई ऑफ डिव 2 एंड द फर्स्ट 3 प्रॉब्लम्स ऑफ डिव 1। तो आई गेस मतलब यही लेवल है हमारा पार्ट का भी, तो हम इससे ऊपर तो वैसे भी नहीं जा सकते और एक्सप्लेन करना भी बहुत मुश्किल होगा अगर कभी हो भी जाए इससे ऊपर प्रॉब्लम्स तो हाँ थैंक यू सो मच पार्थ, मतलब समझाने के लिए सबको, एंड वी विल कीप हैविंग दीज पोस्ट कॉन्टेस्ट डिस्कशंस। सो या एंड कर रहा हूँ फिर मैं, ठीक है, मतलब अगर कुछ बोलना हो तो जो